को यूज़ करके कैसे हम चैटिंग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और थ्रेड्स के बगैर हम क्यों नहीं बना सकते। तो अगर थ्रेड्स नहीं यूज़ करोगे तो आपका चैटिंग सॉफ्टवेयर कभी नहीं बन सकता और अगर यूज़ करोगे तो बड़े आराम से बन जाएगा। तो हम इसका यहाँ पे ओवरव्यू करते हैं। अच्छा, पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि ये सॉफ्टवेयर होगा किस तरह का। तो मैंने ऐसा करना है कि मैंने इस दफ़ा मैंने एक ही सॉफ्टवेयर है, एक ही कोड लिखा हुआ है मैंने, लेकिन मैंने इसको 2 दफ़ा रन करना है। तो मैंने किया, मैंने फाइल रन कर ली, तो आप देख सकते हैं मैंने इसी प्रोग्राम को 2 दफ़ा रन किया हुआ है। तो उसकी मैंने एक्सी फाइल है, वो मैंने 2 दफ़ा रन की हुई है। अच्छा, अब इसके अंदर देखो, इसमें लिखा हुआ है 2 बटन्स यहाँ बने हुए आ रहे हैं। यहाँ पे एक में लिखा हुआ है लिसन, एक में लिखा हुआ है कनेक्ट। तो अगर आप लिसनिंग मोड में जाना चाहते हो, अगर आप सर्वर बनाना है तो आप लिसनिंग का बटन प्रेस कर दो, अगर आपने क्लाइंट बनाना है तो आप कनेक्ट का बटन प्रेस कर दो। तो इसका मतलब कि आपको कोई एक चीज़ को आपको सर्वर में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट वाले को उठा के सर्वर बना देता हूँ यहाँ पे, तो मैंने इसको लिसनिंग मोड में यहाँ पे डाल दिया। अब इसे सेकंड वाले को क्या करना पड़ेगा, इसको मैं उठा के मुझे क्लाइंट बनाना पड़ेगा। तो ये कनेक्ट किया करेगा बेसिकली। तो जब मैंने कनेक्ट प्रेस किया, दोनों के ऊपर क्या लिखा हुआ आ गया यहाँ पे, कनेक्टेड यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब अगर मैं यहाँ से कुछ लिखता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, यहाँ पे हेलो लिखकर सेंड करता हूँ, तो दूसरे के पास यहाँ पे हेलो लिखा हुआ आ रहा है। और अगर यहाँ पे कुछ लिखता हूँ मैं, हाई अगेन, तो भी मैं लिख ही रहा हूँ, तो मैं यहाँ से दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे हे, तो तब भी आपके पास आ जाएगा। और जब मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ सेंड, तो आपके पास दूसरे क्लाइंट के ऊपर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे चैट यहाँ पे। तो इसको हम कहते हैं कि ये आप यहाँ पे एक चैटिंग सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, आपको खाली आईपी एड्रेस चाहिए, तो आप उसके साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कि हमने पोर्ट नंबर को फ्लेक्सिबल रखा हुआ है यहाँ पे, कि ये जो पोर्ट नंबर 65530 लिखा हुआ है यहाँ पे, आप कोई भी पोर्ट नंबर यहाँ पे यूज़ कर लो। तो वही पोर्ट नंबर यहाँ पे सर्वर यूज़ कर रहा होगा। तो सर्वर में जब आप लिस्टिंग पोर्ट पे डालते हो, तो आप वो वाला पोर्ट लिखो जो आपने लॉक करना है, तो वो उसके ऊपर वो लिस्टिंग पोर्ट बना दिया करेगा। तो ये हमारे पास डेमो आ गया, तो आप जो मर्ज़ी यहाँ पे लिखो, तो आपके पास सेम टाइम पे रिसीव भी कर रहा होता है और सेंड भी कर रहा होता है। तो इसके अंदर वो चीज़ नहीं है कि एक काम कर सकते हैं एक वक़्त में। आप चाहो तो बार-बार सेंड करते रहो या बार-बार रिसीव करते रहो, कुछ भी कर सकते हो। दोनों काम इकट्ठे भी कर सकते हो। यानी इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपकी कोई चीज़ फँसी हुई होगी यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ सपोज़ करो, मैं यहाँ पे कोई पूरी एक फ़ाइल उठाता हूँ, यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं इसको चेक कर रहा हूँ, अगर सेंड करता हूँ, तो ये पूरी फ़ाइल भी यहाँ पर आ जाएगी आपके पास। सारा कंटेंट इसका यहाँ पे आपके पास यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। तो उसका मतलब काफ़ी हद तक ये ठीक सही काम किया है। बेसिक हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया हुआ है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसकी एनाटमी को, कि इसके पीछे हमने किया क्या है, कैसे हमने ये बनाना है यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ गया बेसिक सॉफ्टवेयर, तो रनिंग में हमारे पास आ गया। अब हम इसके पीछे एनाटमी देख लेते हैं। अच्छा, पहली बात ये, डिज़ाइन करते हुए अब आपने सोचना है कि हमें यहाँ पे कितने थ्रेड्स की ज़रूरत है, कितने मिनी प्रोसेसेस हमने सेम टाइम पे रन करने हैं। तो अगर मैं सपोज़ करूँ, पहले मैं अगर सर्वर देख लेते हैं यहाँ पे, कि यही सॉफ्टवेयर जब एज़ अ सर्वर एक्टिव होगा, तो इसके अंदर कितने प्रोसेसेस आपने कवर करने हैं। तो इस तरह से हम लॉजिकली इसको यहाँ पे देखना शुरू करते हैं। तो सपोज़ करो कि पहले हम यहाँ पर सर्वर को देख रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि अब मैंने क्या कुछ, मुझे कितने थ्रेड्स चाहिए, मैंने ये फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया, सही। सर अच्छा, सर रिसीविंग का एक चाहिए और एक सेंडिंग के लिए चाहिए, अलग अलग। अच्छा, इसमें 2 आपके पास, मैं 1-2 ऑप्शंस देता हूँ। पहली ऑप्शन ये है कि जब फॉर्म आपका लोड होता है, तो उसी को हम मेन फंक्शन कहते हैं ना, इसके अंदर जीयूआई के अंदर वो मेन फंक्शन आपका होता है। कि सपोज़ करो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, अगर फॉर्म के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो फंक्शन आता है ना, फॉर्म 1 अंडरस्कोर लोड, ये जीयूआई के अंदर ना ये मेन फंक्शन होता है, फॉर्म 1 अंडरस्कोर लोड। तो पहली ऑप्शन ये है कि मैं फॉर्म 1 अंडरस्कोर लोड, जो कि मेन फंक्शन है जीयूआई का, अंदर ही सब कुछ बना दूँ कि ऑल कोड गोज़ हियर। ठीक है। दूसरी ऑप्शन क्या है कि मैं यहाँ पर फॉर्म 1 लोड को भी यूज़ करूँ, और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, इसके अंदर मैं खाली लिस्टिंग डाल देता हूँ यहाँ पे, कि लिस्टिंग वाला काम इसके अंदर होता रहे। और साथ में मैं क्या करता हूँ, एक नया मैं थ्रेड क्रिएट करता हूँ फॉर सेंडिंग के लिए। जब हम सेंड बटन प्रेस करते हैं, तो इसको मैनेज करने के लिए एक थ्रेड यहाँ पे चल रहा हो। अच्छा, एक ये भी हो सकता है। फिर तीसरी ऑप्शन क्या हो सकती है कि हम ऐसा करते हैं कि नहीं, हम गलत कर रहे हैं यहाँ पे। फिर मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं आर्किटेक्चर चेंज करते हैं इसको। मैं कहता हूँ कि नहीं, ऐसा करते हैं कि फॉर्म 1 के अंदर लिस्टिंग डाल दो यहाँ पे, फिर एक थ्रेड क्रिएट करो कि जो भी आपके पास कनेक्शन जब हो जाएगा, तो उसकी रिसीविंग के लिए बना दें एक थ्रेड। फिर हम एक थ्रेड बना देते हैं यहाँ पे
उसको सेंड करने का। ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास 3 मिनी प्रोसेसेस यहाँ पे रन हो गए, तो ये भी एक अप्रोच हो सकती है हमारे पास। फिर इसके अच्छा, अब आप बताओ कि इन तीनों अप्रोचेस में कोई अप्रोच आपको सही लग रही है या तीनों गलत लग रही हैं? सर अभी आइडिया नहीं हुआ ठीक से। अच्छा, चलो पहले हम फर्स्ट वाले को देखते हैं। अगर हम ये वाला काम करते हैं तो ये तो फिर सिंगल थ्रेडेड बन जाएगा दोबारा से, तो उसको करने का फायदा ही नहीं है, तो इसको तो हम डिस्कार्ड करेंगे। सारा कुछ हमने मेन के अंदर नहीं लिखना, फिर तो सिंगल थ्रेड ही बन गया आपके पास। फिर हम आते हैं सेकंड वाले अप्रोच के ऊपर कि अगर हमने मेन के अंदर लिस्टिंग डाल देते हैं अगर, तो फिर क्या होगा, मेन फंक्शन भी आपका फुल टाइम हैंग रहेगा, क्योंकि इसके अंदर आपने लिस्टिंग डाल के एक्सेप्ट सॉकेट किया होगा। उसका मतलब मेन फंक्शन कोई और काम नहीं कर सकता, वो स्टक हो गया हुआ है। जो थ्रेड आपने बनाया होगा सेंड करने के लिए, वो क्या कर रहा होगा कि जब आप सेंड के बटन प्रेस करोगे तो सेंड करेगा। तो अब इसमें मसला क्या है, इसमें ये कि जब आपने मेन फंक्शन को जब आपने हैंग कर दिया है, तो उसका फर्क होता है कि आपकी जीयूआई फ्रीज हो जाएगी। तो जब मैं ये वाली गलती करूंगा ना यहाँ पे कि आपने मेन फंक्शन के अंदर कुछ चीज डाल दी है, लूप डाल दिया इसके अंदर, तो ये आपकी ग्राफिकल इंटरफेस को फ्रीज कर देगा। फ्रीज करने का मतलब यस। क्या है कि अगर मैं माइनस के बटन प्रेस करता हूँ तो ये मिनिमाइज नहीं होगा, अगर मैं एक्स करता हूँ तो क्लोज नहीं हो रहा होगा, और अगर मैं ये करता हूँ तो इससे मैक्सिमाइज नहीं हो रहा होगा, बल्कि आपको ये फ्री सा हुआ नजर आ रहा होगा, वाइट वाइट नजर आ रहा होगा यहाँ पे। तो उसका मतलब क्या है कि जब भी आपने मेन फंक्शन को अगर आपने फॉर एवर लूप में डाल दिया है तो आपकी जीयूआई फ्रीज हो जाती है, तो जीयूआई भी आपकी रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो वैसे मैंने अगर एग्जिट भी करना हो तो आप एग्जिट भी नहीं कर सकते, क्लोज भी नहीं कर सकते। यही प्रॉब्लम थर्ड अप्रोच में भी आएगा आपके पास। यहाँ भी हमने क्या किया, यहाँ पे मेन के अंदर लिस्टिंग डाली तो क्या होगा, ये भी फ्रीज कर देगा, क्योंकि ये कोई और कुछ काम कर नहीं सकता। और बेशक आपने थ्रेड्स बनाए हुए हैं यहाँ पे, बेशक वो सही काम भी कर रहे होंगे, लेकिन चूंकि आपकी जीआई फ्रीज हो गई है तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। तो इसका मतलब है कि तीनों अप्रोचेस हम यहाँ पे डिस्कार्ड करेंगे, तीनों काम नहीं कर सकते। तो फिर अब आप लोग बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या सजेस्ट करते हो आप लोग? सर फॉर्म से बाहर निकालना चाहिए ना इसको, ताकि फॉर्म जो है वो फ्रीज ना हो, जीयूआई। ठीक लिसनिंग है, के लिए भी हम थ्रेड बना सकते हैं। आप कह रहे हो कि हम ऐसा करते हैं कि लिसनिंग के लिए एक अलग थ्रेड बना लेते हैं, ठीक है, और फॉर्म को खाली कर देते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं कि हम इस बार ये करते हैं कि जो आप लोग कह रहे हो कि फॉर्म के अंदर हम खाली क्या करेंगे, हम खाली थ्रेड्स क्रिएट करेंगे। मेन फंक्शन का काम ये कि थ्रेड्स क्रिएट कर लो उसके अंदर, या कुछ छोटे मोटे काम कर लो, उसके बाद उसको फिर फ्री कर दो, उसके बाद कोई काम नहीं मेन का। फिर एक थ्रेड क्रिएट होगा हमारा खाली लिस्टिंग के लिए, या नई कनेक्शंस एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक हो गया। और जब आपने नया कनेक्शन यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको मैनेज करने के लिए हम एक और थ्रेड क्रिएट किया करेंगे। कनेक्शन आपने एक्सेप्ट कर लिया, फिर एक और थ्रेड क्रिएट करें या वही थ्रेड चल रहा है? अब आप लोग बताओ यहाँ पे कि जब आपका एक थ्रेड चल रहा है जो कि नए कनेक्शन एक्सेप्ट करता है और लिस्टिंग मोड के अंदर है, जब वो एक कनेक्शन एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्या फिर हम एक और थ्रेड क्रिएट करें या उसी थ्रेड को कंटिन्यू कर लें? जी सर, क्योंकि हम मल्टीपल इसमें करना चाह रहे हैं ना कनेक्शन। नहीं नहीं, मल्टीपल यूजर्स नहीं है, ये तो वन टू वन चैटिंग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ना आप। अच्छा, ये 1 to 1 है। फिर तो सिंगल से काम चल जाएगा, जब कनेक्शन बन जाएगा तो। एग्जैक्टली सही कह रहे हो, उसके बाद फिर सारा काम आगे भी वही करता रहे, यानी कि आपका डेटा रिसीव भी करता रहे। यहाँ पे सेंडिंग वाला काम ना दें इसको, खाली रिसीविंग वाला काम दे देते हैं थ्रेड के अंदर। और फिर एक थ्रेड क्रिएट कर दो जो कि क्या होगा, जो कि सेंड बटन के साथ कनेक्ट कर दोगे आप, कि जब हम सेंड बटन प्रेस करते हैं यहाँ पे तो वो ट्रांसमिट कर दिया करे। अच्छा, अब इसकी जरूरत है कि सेंड बटन के लिए एक थ्रेड क्रिएट करें, या इसकी भी जरूरत नहीं है? अच्छा, आप देखो, अगर आपने मेन इसकी जीयूआई के मेन फंक्शन को फ्री रखा हुआ है यहाँ पे, कि ये आपकी फ्री हुई हुई है, तो जब ये फ्री हुई है इसका मतलब कि अगर आपको बटन वगैरह प्रेस करते हो तो वो रिस्पॉन्ड करेगा इसको। हो गया, तो इसका मतलब कि मैं बटन प्रेस करता हूँ, अगर बटन के पीछे लिखा हुआ कि राइट लाइन वगैरह कुछ लिखा हुआ है, तो क्या होगा, वो एक सेकंड में करके कॉपी कर देगा इसको। तो फिर आपको सेटिंग के लिए अलग थ्रेड की जरूरत ही नहीं है। तो हमें इस थ्रेड की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम बड़े आराम से इसके बगैर ही मैनेज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपका काम कैसे होगा कि एक मेन फंक्शन होगा जो कि आपने फाड़े रखना है, वरना आपकी जीयूआई फ्रीज हो जाया करेगी। और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे एक थ्रेड क्रिएट करना है लिस्टिंग के लिए।
तो ये काम हो जाएगा हमारा जब सर्वर साइड पे काम कर रहे होंगे तब हम यूं कर रहे होंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं क्लाइंट साइड पे। क्लाइंट साइड पे हमें क्या करना चाहिए? सेम करना चाहिए, कुछ डिफरेंट कर लें थोड़ा सा। तो क्लाइंट साइड पे लिसनिंग नहीं होगी ना, क्लाइंट साइड पे वो वाला होगा, सेंडिंग वाला। क्लाइंट साइड पे आप कनेक्ट किया करोगे, बस इतना सा फर्क है, बाकी तो कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। तो हम कहते हैं कि अगर हमने क्लाइंट साइड पे करना है तो हमने खाली यहाँ पे लिस्टिंग नहीं करनी, बल्कि हमने यहाँ पे कनेक्ट की रिक्वेस्ट भेजनी है खाली, और उसके बाद फिर डेटा आप वही सारा काम करते रहो यहाँ पे। तो सेम वही अप्रोच आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने देखना है कि हमें दोनों फंक्शनैलिटीज एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर डालनी है यहाँ पे। अब हमने ये वाला काम करना है कि इसके हमें अलग अलग सॉफ्टवेयर न बनाने पड़े, हम चाहते हैं एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर दोनों काम यहाँ पे हो रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमने ये कैसे मैनेज करना है कि एक ही सॉफ्टवेयर में दोनों काम हो रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे कोड के ऊपर, उसको इसको देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, पहले आप देखो यहाँ पे कुछ हमने यहाँ पे पब्लिक ऑब्जेक्ट्स क्रिएट की हुई है यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि नेटवर्क स्ट्रीम को हमने पब्लिक में किया और डिक्लेयर, स्ट्रीम राइटर को पब्लिक में किया और स्ट्रीम रीडर को पब्लिक में किया हुआ है। अच्छा, कोई बता सकता है कि ऐसे हमने क्यों किया होगा कि हमने तीनों ये ऑब्जेक्ट्स उठा के पब्लिक में क्यों डाली हुई यहाँ पे? सर ताकि ये इजीली एक्सेस हो सके बाकी फंक्शंस में। एग्जैक्टली सर्वर और उसमें एग्जैक्टली अगर आप बटन प्रेस करते हो तो उसके पास अगर इसकी एक्सेस नहीं है स्ट्रीम राइटर की, अगर पब्लिक ना हो स्ट्रीम राइटर आपके पास ये वाला, तो फिर तो सेंड के बटन पे कुछ हो ही नहीं सकता। वो तो फिर अब नया कनेक्शन तो बना के उसको पॉइंटर नहीं मिलेगा उसका। तो अगर आपने ये पब्लिकली डिक्लेयर किया हो तो इससे खाली क्या करना है, सेंड के अंदर खाली स्ट्रीम राइटर और राइट लाइन करना, तो बड़े आराम से आपका काम चल जाएगा। तो इसलिए हमने उनको पब्लिक किया हुआ कि आपने रीडिंग और राइटिंग कहीं से भी करनी हो पूरी क्लास के अंदर, चाहे कहीं पर भी करनी हो, तो सबको हर जगह से एक्सेस मिल जाए या आपकी नेटवर्क की। तो ये ना हो कि खाली एक लूप के अंदर एक्सेस हो। तो हम चाहते हैं कि आपको हर बटन में एक्सेस मिल जाए, तो इसलिए हमने इनको पब्लिक डिक्लेयर किया यहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे कि आप इनको पब्लिक डिक्लेयर करना है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, पहले हम लिस्टिंग को देख लेते हैं। पहले हम जाते हैं फॉर्म के ऊपर कि जब फॉर्म लोड करोगे तो क्या होगा। तो जब फॉर्म लोड करोगे इसमें कोई काम नहीं कर रहा है एक्चुअली। इसने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर RX लिख दिया यहाँ पे, पोर्ट नंबर से डिफाइन कर दी 65530। अच्छा, लेबल 1 यहाँ पे इसने लेबल 1 के अंदर आईपी एड्रेस लिख दिया, लेबल 2 के अंदर आईपी एड्रेस लिख दिया। अच्छा, ये क्या चीज थी यहाँ पर? अच्छा, जब इसको हम रन करते हैं ना यहाँ पे, तो देखो कि आपके पास यहाँ पे दो आईपी एड्रेस प्रिंट हो रहे होते हैं यहाँ पे, ये ऊपर वाला और नीचे वाला। तो ये दो लाइन के जो कोड है ना यहाँ पे, वो बेसिकली ये काम कर रहा है कि ये आईपी एड्रेसेस प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आपके पास लेबल 1 के अंदर आपके पास लोकल एड्रेस आ रहा है और लेबल 3 के अंदर आपके पास ग्लोबल एड्रेस आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे देखूं इस आईपी एड्रेस को, तो मेरे पास कोई फर्स्ट वाला जो आईपी एड्रेस है, ये वो आईपी एड्रेस है जो कि मुझे लैन के ऊपर या नेटवर्क के ऊपर मिला हुआ है। और ये जो आईपी एड्रेस है ये कि एक्चुअली इंटरनेट वाला पब्लिक आईपी एड्रेस है मेरे पास, जो पब्लिक के सामने आ रहा होता है। अच्छा, आपको बता सकते हैं दोनों में क्या फर्क है? क्या कि दोनों इक्वली सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं? सर जो लोकल होता है वो तो इंटरनल होता है ना, तो पब्लिक वाला तो मतलब क्या। जी जी, इसका बिकॉज ठीक कह रहे हो कि अगर हमने पीटीसीएल का राउटर लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो इस राउटर के पास जो आईपी एड्रेस होगा इंटरनेट का, वो बेसिकली ये वाला होगा, पब्लिक वाला एड्रेस यहाँ पे। ठीक हो गया। अब इस राउटर के साथ अगर मैंने 4 कंप्यूटर्स कनेक्ट किए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, तो अब इन चारों के डिफरेंट आईपी एड्रेस होंगे, वो किस सीरीज के होंगे? वो इस वाली सीरीज के होंगे जो कि 172.20.25 पर लिखी गई। तो इसका हो सकता है कि 106.25 हो, इसका फिर 106.26 होगा, इसका .27 होगा, इसका .28 होगा। देखिए, अब मजे की बात है कि चारों कंप्यूटर्स अगर कनेक्ट करते हैं किसी वेबसाइट के साथ, तो उनका आईपी एड्रेस जो उस वेबसाइट के सामने आ रहा होगा, वो कौन सा आईपी एड्रेस होगा? वो ये पीसीएल राउटर वाला आईपी एड्रेस होगा जो कि ग्लोबल आपका है, यानी कि 111.68.97.149। तो ये जो लोकल आईपी एड्रेसेस हैं, ये आपके सिर्फ नेटवर्क के, अपने इंटरनेट नेटवर्क के अंदर ही रहते हैं। जब नेट पे कनेक्ट करते हो तो आप चारों के लिए यही एक ही आईपी एड्रेस यूज हो रहा होगा, ये वाला। तो ये चारों के लिए शेयर्ड एक तरह से यहाँ पे हो रहा होगा। तो चारों कंप्यूटर्स की एक ही आइडेंटिटी इंटरनेट के ऊपर, ये एक ही आईपी एड्रेस है, ये पीसीएल राउटर वाला।
इसका मतलब ये है कि अगर एक कंप्यूटर यहाँ पे कोई इलीगल काम करता है, सपोज करो कि ये कोई इलीगल काम करता है आपका एक कंप्यूटर यहाँ पे आपके वाईफाई राउटर के ऊपर, तो आपका हो सकता है कि आपके बाकी टीम भी वो ब्लॉक कर दें बाद में, क्योंकि आपको भी एक्सेस नहीं मिलेगी, आपको भी नहीं मिलेगी, आपको भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इन चारों का पब्लिक आईपी एक ही था यहाँ पे। तो बेशक यहाँ पे नेटवर्क के अंदर, प्राइवेट नेटवर्क या इंटरनेट के अंदर या लोकल लैन के ऊपर डिफरेंट आईपी एड्रेसेस हैं, लेकिन इंटरनेट के ऊपर एक ही आईपी है आपका। तो इसलिए हम इस आईपी की बड़ी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। अच्छा, मैंने यहाँ पे 2 आईपी एड्रेस क्यों लिखे हुए यहाँ पे? इसका फायदा क्या है कि अगर आपने लैन के ऊपर चैटिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला आईपी एड्रेस यूज कर रहे होंगे। ठीक हो गया? और अगर हमने इंटरनेट के ऊपर सर्वर बनाया हुआ ये, तो फिर हम नीचे वाला आईपी एड्रेस यूज करेंगे कनेक्ट करने के लिए। तो इसलिए हमने दोनों आईपी एड्रेस यहाँ बता दिए हुए हैं कि अगर आपने लैन के ऊपर करना है तो आप ये यूज कर लो, अगर आपने इंटरनेट के ऊपर करना है तो वो वाला यूज कर लो। तो ये इसका मकसद है यहाँ पे। तो इसलिए तो हमने यहाँ पे जो फर्स्ट 2 लाइन थे वो ये काम कर रही है। जो लैन वाला जो आईपी एड्रेस होगा वो आपको आपका लोकल डीएनएस सर्वर बता देगा। तो हमने खाली क्या करना है, डीएनएस को कॉल करना है यहाँ पे, तो उसके बाद उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो उसका आईपी एड्रेस को, तो आपके पास लोकल लैन वाला आईपी एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। और जो इंटरनेट वाला आईपी एड्रेस है इसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है यहाँ पे, गेट एक्सटर्नल आईपी एड्रेस, जो कि नीचे डिफाइन किया, और इसको कॉल करेंगे तो आपको इंटरनेट वाला आईपी एड्रेस डिफाइन करके बताएगा। तो उसको हम बाद में देख लेते हैं। तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि फॉर्म 1 लोड के अंदर कोई खास काम हमने कोई भी नहीं किया हुआ, इसमें कुछ भी नहीं है। तो अगर कुछ भी ना लिखें तब भी आपका कोई मसला नहीं होगा। तो ये हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे स्टेप्स किए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद देखते हैं जब हम लिसनिंग को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं फिर क्या होता है। तो मैं जाता हूँ लिसन वाले बटन पे जाता हूँ, तो मेरे पास अब यहाँ पर ये चीज आ गई यहाँ पे। तो लिसनिंग के बटन के अंदर खाली 3 लाइन का कोड है। पहले मैं क्या किया, मैंने एक थ्रेड क्रिएट कर दिए और मैंने बताया कि मेरा जो थ्रेड का जो मेन फंक्शन होगा वो लिस्टिंग वाला फंक्शन है एक। और फिर मैंने थ्रेड को स्टार्ट कर दिया और फिर मैंने इस बटन को डिसेबल कर दिया कि लिस्टिंग को दोबारा क्लिक ना कर सको आप। तो तब एक दफा क्लिक करोगे बटन आपका डार्क ग्रे सा हो जाएगा, फिर दोबारा आप क्लिक नहीं कर सकते उसको। अच्छा, इसका मतलब कि आपका लिस्टिंग वाला एक फंक्शन यहाँ पे कहीं होगा, वो आपका चलता रहेगा। तो हम लिस्टिंग वाले फंक्शन पे जाते हैं, तो ये लिस्टिंग वाला फंक्शन आपके पास आ गया। अच्छा, अब इस फंक्शन के अंदर देख लो कुछ भी नहीं किया हुआ, हमने यहाँ पे एक टीसीपी लिस्टनर क्रिएट कर लिया है, उसके बाद हमने इसको स्टार्ट कर लिया है और फिर हमने एक्सेप्ट सॉकेट वाला काम किया है। फिर हमने नेटवर्क स्ट्रीम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर लिया यहाँ पे, फिर हमने राइटर स्ट्रीम रीडर स्ट्रीम दोनों काम कर लिए यहाँ पे। उसके बाद हमने वही एक वाइल लूप बना लिया यहाँ पे जो कि ट्रेडिशनली बनाते रहे हैं। लेकिन इस बार चेक करो, इसके अंदर खाली हमने रीडिंग वाले काम किए हुए हैं, इसमें कोई राइटिंग वाला काम नहीं नजर आएगा आपको। अच्छा, अब एक चीज हम देखते हैं, ये ट्राई और कैच का क्या मतलब होता है। अच्छा, आप लोगों ने C++ पे यूज किया हुआ ट्राई और कैच कभी पहले? नो सर। नो सर। अच्छा, होता है ये कि आपको पता होगा एक चीज होती है रन टाइम एरर्स, इसका आइडिया है आप लोगों को? जी सर है। जी सर। इसका मतलब है कि एग्जांपल होती है, अगर आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है टू सम 2 नंबर्स का, अगर सम कैलकुलेट करना है, इसका आपने प्रोग्राम बनाया हुआ है आपने, ठीक है। लेकिन अगर मैं इनपुट में दे दूं यहाँ पे A लिख देता हूँ, तो आप हमें एरर आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? नंबर की बजाय मैंने एक कैपिटल लेटर लिख दिया A यहाँ पे, तो एरर आएगी या नहीं आएगी? आएगी सर। बिल्कुल आएगी यहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि हमें पता है रन टाइम पे एरर आएगी, कंपाइल में करते हुए एरर नहीं आएगी कि हमें डेटा गलत लिखा हुआ है। तो इसके लिए C++ ने एक नया सिंटेक्स दिया हुआ है, वो कहते हैं आप ये ट्राई के ब्लॉक के अंदर कोड लिखें ऐसा। तो ट्राई के अंदर एक ट्राई का ब्लॉक बनाएं आप और अंदर आप कोई कोड लिखा करें। जैसे कि इस केस में हमने क्या करना है कि हमने एक सम कैलकुलेट करना है, सम इज इक्वल टू यहाँ पर नंबर 1 प्लस नंबर 2, जो कि आप इनपुट कह चुके हो। अगर n1 और n2 में अगर इंटीजर स्टोर हुए हैं तो फिर तो ठीक है, अगर इसके अंदर गलती से अगर आपके पास कोई ASCII कैरेक्टर आ जाता है फिर बड़ा मसला हो जाएगा। तो हमने कहा कि हम इसको ट्राई करते हैं सम करने की, हम ट्राई करें सम करने की यहाँ पे। अच्छा, अगर इस लाइन को रन करते हुए अगर कोई एरर आती है तो फिर क्या होगा, ट्राई में, तो ट्राई के अंदर को अगर एरर आती है तो आपका प्रोग्राम बंद नहीं हुआ करेगा। वो क्या करेगा, वो क्या करने के बाद कैच का एक ब्लॉक होगा नीचे, आप वो बनाओगे यहाँ पे, तो वो कैच के ब्लॉक के अंदर जो कोड लिखा होगा आपने, ये वाला कोड आपका रन होगा। तो जब भी आपके पास इस ब्लॉक को रन करते हुए कोई एरर आती है, यानी कि इस लाइन को रन करते हुए एरर आती है आपके पास, तो आपको क्या करेगा, ये उठ के ये वाला कोड रन कर देगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, ये आपके पास बैड डेटा एंट्री,
तो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली ये मतलब होता है ट्राई एंड कैच का कि आप ठीक है एरर को कैच सर, ये करना हो इफ तो एल्स रन। से रिलेटेड ही हो गया ना, मतलब इफ एल्स में हाँ भी तो लेकिन यही इफ होता है। हाँ इफ एल्स वाला काम नहीं करना, क्योंकि एक बार अगर ट्राई के ब्लॉक में ही नहीं करोगे ना काम, तो लाइन को रन करते ही एरर आ जाएगी, प्रोग्राम बंद हो जाएगा आपका। तो उससे बचने के लिए हम ट्राई के ब्लॉक में लिखते हैं, वरना तो आपका वो प्रोग्राम तो अगर एरर नहीं पकड़ सकता ना, इफ एल्स एरर तो नहीं पकड़ सकता। ये एरर जब आएगा ये तब चलेगा कैच वाला ब्लॉक, ऐसे ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल ये वाला चक्कर है। तो सपोज करो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ कि आपके पास इंटीजर सम है, इंटीजर n1 है और इंटीजर n2 है। लेकिन जब मुझे इनपुट मैंने दी, मैंने इनपुट में बहुत बड़ा नंबर लिख दिया यहाँ पे। मैंने इतना बड़ा नंबर लिखा है कि इंटीजर में पूरा ही नहीं आ सकता। तो अगर अब आपने ट्राई का ब्लॉक नहीं लिखा होगा तो आपको क्या होगा, सॉफ्टवेयर की एरर आ जाएगी, प्रोग्राम आपका बंद हो जाएगा, तो आपके डेटा कोई आपके पास मेमोरी की एरर आ जाएगी, क्योंकि आपने बड़ा नंबर लिखा है, आपके पास इंटीजर साइज छोटा होता है। लेकिन अगर आप ट्राई की बॉक्स में लिखोगे तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम बंद नहीं होगा, बल्कि उठ के कंट्रोल इस वाली लाइन पे आ जाएगा, लिखा होगा बैड डेटा एंट्री। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे गो टू का कमांड लिख दो कि वापस जाओ जहां से स्टार्ट किया है, गो टू एक्स पे। ठीक है, तो एक्स को आप यहाँ पे कहीं डिफाइन कर लो, जहाँ पे जब इनपुट लेते हैं यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन वाली जो पार्ट होगा यहाँ पे, और रीड में मैं कह रहा है ऊपर एक्स डिफाइन कर लो यहाँ पे। इसका मतलब कि इस वाले एक्स के वाले पार्ट पे दोबारा वापस उठ के यहाँ पे आ जाएगा, दोबारा इनपुट लेगा आपसे, फिर दोबारा एरर आएगी, दोबारा यही काम होंगे, दोबारा गो टू पे जाएगा। तो इस तरह से हम ना रन टाइम एरर्स को खत्म करते हैं मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस के अंदर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, और ट्राई के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, ट्राई के अंदर मैंने रीड लाइन की हुई है। अच्छा अब आप बताओ कि रीड लाइन को मैंने ट्राई के अंदर क्यों लिखा हुआ है, क्या कोई एरर आ सकती है रीड करते हुए? मे देखो भी आ सकती है सर। अगर दूसरी साइड ने कनेक्शन आपका डिस्कनेक्ट कर दिया हुआ है और फिर आप रीड लाइन कर रहे हो तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा ना इसमें, रीड लाइन तो में वो कुछ एरर आएगी ना, आपके पास के कनेक्शन तो चल नहीं रहा, तो ओके आपका ओके प्रोग्राम समझ। एकदम से बंद हो जाए करेगा। तो ये इसको रोकने के लिए हमने ट्राई के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे लूप होल रखा हुआ है। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर जो हमने लाइन रीड की है, अगर उसके अंदर ये लिखा हुआ आता है एग्जिट, तो क्या करेगा, आपका सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, एनवायरनमेंट से आप एग्जिट कर जाओगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि चैटिंग करते हुए अगर आपने एग्जिट लिख के सेंड करोगे तो वो आपका सॉफ्टवेयर बंद करवा दिया करेगा। तो अगर मैंने आपको सेंड किया एग्जिट तो आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा खुद ब खुद। तो ये मैंने एक लूप होल रखा हुआ है इसके प्रोग्राम के अंदर, किसी दूसरे का अगर आपने बंद करवानी हो चैट विंडो तो एग्जिट लिख के सेंड करोगे तो सॉफ्टवेयर बंद हो जाया करेगा। तो ये वाला काम मैंने यहाँ प्रोग्राम किया हुआ है। मैं नीचे लिखा हुआ यहाँ पे कि अब आपके पास जो लाइन आपने प्रिंट करनी है टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर, मैंने क्या बन जाएगी लाइन, वो आर एक्स इज इक्वल टू यूजर जो लिखा हुआ होगा यहाँ पे, आगे आपका मैसेज आ जाएगा यहाँ पे। तो आपके पास बेसिकली ये तीन लाइनें रन कर रही होंगी नॉर्मल हालात में। जब एरर आएगी आपके पास, फिर आपके पास ये वाला पार्ट रन होगा। अगर एरर नहीं आती तो इस पार्ट को रन नहीं करेंगे हम। अच्छा इस पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि आप क्लाइंट सॉकेट को क्लोज कर दोगे, आर एक्स वेरिएबल को एम्प्टी कर दोगे, मैसेज बॉक्स आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे उस पर लिखा हुआ एग्जिट करो मैं यहाँ पे, उसके बाद आप एग्जिट कर दो। तो बस एक क्लोजिंग वाला कोड है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। अच्छा अब आप लोगों ने नोट किया होगा तो वो क्या रहा है, यहाँ पे आप रीड लाइन कर रहे हो, और जो आप चीज रीड कर रहे हो उसको आप एक आर एक्स वाले वेरिएबल में डाल देते हो आप, उठा के। अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि आर एक्स के वेरिएबल में तो आपने चीजें डाल दी, लेकिन आर एक्स से उठ के टेक्स्ट बॉक्स में कैसे आएंगी? ये तो टेक्स्ट बॉक्स में हमने प्रिंट करना होता है, हम क्या कर रहे हैं, हम तो खाली आर एक्स में डाल रहे हैं यहाँ पे। तो ये तो कोई डिफरेंट चीजें होगी ना यहाँ पे। अब देखो आर इसके, एक्स जो है वो प्रिंट हो रहा होगा कंटिन्यूअसली मे बी। हाँ कहीं और प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे तो प्रिंट नहीं हो रहा जी, हम हाँ देख यहाँ रहे हैं पे। यहाँ पे कि यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा। तो अब देखो आप कहाँ पे प्रिंट करें, हमने यहाँ पे क्या किया हुआ, यहाँ पे हमने टूल बॉक्स में जाके एक टाइमर का कंट्रोल ऐड किया हुआ है यहाँ पे, ये टाइमर का कंट्रोल जो होता है यहाँ पे। तो टाइमर का कंट्रोल यहाँ पे पड़ा हुआ है, नजर नहीं आता आपको लेकिन पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ जाता हूँ प्रॉपर्टीज के ऊपर, टाइमर वन पे जाता हूँ, टाइमर वन यहाँ पे आ गया है। इसके ऊपर इंटरवल लिखा हुआ 200 मिली सेकेंड्स का। इसका मतलब कि हर 200 मिली सेकेंड्स के बाद ये टाइमर कंट्रोल का कोड रन हुआ करेगा। तो हम देखते हैं कि टाइमर कंट्रोल में क्या आ रहा है यहाँ पे। टाइमर वन के अंदर जाता हूँ मैं, यहाँ पे इसका फंक्शन है टाइमर वन अंडरस्कोर टिक। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है मैंने कि इफ आर एक्स इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर प्लस इक्वल कर दो, न्यू लाइन का कैरेक्टर डाल दो, प्लस आर एक्स डाल दो आप, और उसके बाद आर एक्स को यहाँ एम्प्टी कर दो।
तो अब आप बता सकते हो कि प्लस इक्वल का मतलब क्या होगा, इसका क्या इफेक्ट आएगा? टेक्स्ट बॉक्स इक्वल्स टू पुराना टेक्स्ट बॉक्स प्लस ये जो न्यू हमने लिखा है वो हो जाएगा। एग्जैक्टली इसमें यही होगा कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो पुराना टेक्स्ट पड़ा हो इसमें आप ऐड कर रहे हो, अगर इक्वल करेंगे तो पुराना आपका ओवरराइट हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमने प्लस इक्वल किया हुआ है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नई एक नेक्स्ट लाइन का कैरेक्टर डाल दिया, एंटर प्रेस करवा दिया यहाँ पे। उसके बाद आपने नई लाइन प्रिंट कर दी आर एक्स वाली जो हमें रिसीव की हुई है। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आर एक्स को यहाँ पे एम्प्टी कर देते हैं यहाँ पे। तो ये काम यहाँ पे हो रहा है, सिंपल। अच्छा ठीक हो गया, तो हमने रिसीविंग वाला सारा स्टेप्स देख लिए। अब हम देखते हैं जब हम सेंड करते हैं फिर क्या होता है। तो मैं सेंडिंग वाले बटन के पीछे जाता हूँ, यहाँ पर इसके पीछे क्या लिखा हुआ है। उसके पीछे सिंपल सी चीज लिखी हुई है, स्ट्रीम राइटर डॉट राइट लाइन टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट। टेक्स्ट बॉक्स वन में जो भी लिखा हुआ है उसको बस आप राइट लाइन कर दो, उसके बाद उसको प्लस कर दो। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि अगर टेक्स्ट बॉक्स वन के टेक्स्ट में अगर एग्जिट लिखा हुआ है आपने, तो आपने अपना सॉफ्टवेयर भी बंद कर देना है यहाँ पे। दूसरे का भी बंद हो जाएगा। आपको याद होगा कि हम जब ट्रांसमिट करते हैं एग्जिट तो दूसरा सॉफ्टवेयर भी बंद हो जाता है। हम कह रहे हैं कि अपने आप को भी बंद कर दो यहाँ पे, अगर आप एग्जिट का वर्ड यहाँ पे यूज करते हो। और उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर कर दो यहाँ पे। तो ये लाइन तो रन नहीं होगी आपके, क्योंकि पहले एग्जिट कर चुका होगा। तो सिंपल सा कोड है, इसमें खास बात नहीं, राइट लाइन करो और प्लस कर दो। तो हमने अभी तक क्या किया, हमने सर्वर साइड का सारा पार्ट यहाँ पे कवर कर लिया। अच्छा अब हम देखते हैं क्लाइंट साइड पे क्या हो रहा है। क्लाइंट साइड के लिए हम कनेक्ट का बटन यूज करते हैं यहाँ पे। तो इसके पीछे जाते हैं हम, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अच्छा इसमें लिखा हुआ है कि आपने यहाँ पे आईपी कनेक्ट इज इक्वल टेक्स्ट बॉक्स रीड डॉट टेक्स्ट। तो हमने यहाँ पे आईपी एड्रेस रीड कर लिया कि हमने किस आईपी से कनेक्ट करना है। तो ये आईपी जो आपने यहाँ लिखा होगा, ये हम उसकी बात कर रहे हैं, वो आईपी रीड कर लो। वो रीड कर लिया। नीचे हमने एक और थ्रेड क्रिएट किया इसके लिए, इसका नाम रखा है हमने के कनेक्ट के नाम से। तो के कनेक्ट का एक यहाँ पे फंक्शन होगा, वो उसका मेन फंक्शन बन जाएगा इस थ्रेड का। तो इसका मतलब है इस बार हम एक डिफरेंट थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं क्लाइंट के लिए, जिसमें क्लाइंट पहले सारे काम हो रहे होंगे। फिर हमने इस थ्रेड को स्टार्ट कर देना है और बटन 4 को डिसेबल कर देना है, ताकि आप दोबारा कनेक्ट का बटन प्रेस ना कर सको, एक दफा ही कनेक्ट करो उसको। अच्छा अब हम चलते हैं इस कोड के ऊपर, के कनेक्ट का फंक्शन कहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है। तो हम चलते हैं के कनेक्ट के ऊपर। तो ये आपके पास के कनेक्ट का कोड आ गया। तो इसमें भी देखो एग्जैक्टली वही चीज़ है। यहाँ पे हमने क्या किया है, तो वही एक हमने टीसीपी क्लाइंट का सॉकेट बना दिया, उसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर देना है यहाँ पे इस आईपी कनेक्ट के साथ, जो हमने ऊपर आईपी एड्रेस डिफाइन किया था यहाँ पे। और पोर्ट नंबर क्या हो गई, जो पोर्ट हमने यहाँ पे डिफाइन की है 65530, जो कि हमने मेन फंक्शन में लिखी हुई थी यहाँ पे। आगे हम वही काम कर रहे हैं, नेटवर्क स्ट्रीम को हमने डिफाइन किया, स्ट्रीम राइटर रीडर आपने रिफ्रेश यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया, सॉरी इनिशियलाइज कर लिया आपने यहाँ पे। उसके बाद आपके पास यहाँ दोबारा मेन लूप आ गया यहाँ पे। इसके अंदर एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं जो कि हम सर्वर साइड पे कर रहे थे, कि आपने रीड लाइन करनी है। अगर टेक्स्ट आपके पास एग्जिट आता है तो आप बंद कर दोगे, वरना आप आर एक्स को डिफाइन कर लो और इसको आप ट्राई और कैच के बॉक्स में लिखोगे। तो ये एग्जैक्टली वही डुप्लीकेट कोड है। तो बस फर्क किस चीज का, फर्क खाली इस लाइन का, यहाँ पे आप क्लाइंट डिक्लेयर कर रहे हो, वहां पे आप सर्वर डिक्लेयर कर रहे थे, लिस्टिंग सॉकेट बना रहे थे, यहाँ पर खाली कनेक्ट कर रहे हो। तो खाली इस लाइन का फर्क है इन दो लाइंस का, बाकी नीचे वाला कोड वही एग्जैक्टली मैच करता है उस लिस्टिंग वाले कोड से। तो अगर मैं नीचे नीचे चेक भी कर सकते हो, लिस्टिंग के कोड में बाकी चीजें सारी वही सेम है आपके पास। तो सेंड के लिए वो चीज इसके लिए भी वैसे ही काम करेगी जैसे सर्वर के लिए काम करती है। तो बाकी कोड आपका यहाँ पे क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है यहाँ पे। तो सेम कोड आपका वही दोनों पार्ट्स के लिए चल जाएगा यहाँ पे। तो अब अगर हम उसको रन करें यहाँ पर, तो एक दफा हम वो एग्जिट वाली चीज जहाँ पे चला के देखते हैं कि अगर मैं यहाँ लिस्टिंग में डाल देता हूँ उसको, देखो बटन डिसेबल हो गया मेरा। अब यहाँ पे मैं कनेक्ट प्रेस करता हूँ तो ये डिसेबल हो गया यहाँ पे मेरे पास। इसके ये क्यों बंद हो गया यहाँ पे? अच्छा अगर आपके पास कभी एरर है, इसका मतलब कि मोस्ट प्रॉब्ली आपके पास एक वर्जन बैकग्राउंड में चल रहा है सॉफ्टवेयर। अगर ऑलरेडी आपके पास चल रहा हो तो आपने क्या करना है, टास्क मैनेजर में जाके देखना है, इसको बंद कर दो बैकग्राउंड पे यहाँ पे। तो कई दफा होता है कि आपके पास यहाँ पे कोड सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही।
सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही अगर आप बोल रहे हैं तो। काफी देर से नहीं आ रही। हमारी भी शायद सर को नहीं जा रही। हाँ यही चक्कर है यार। सर ने लगता है टास्क मैनेजर में ऑडियो को वो बंद कर दिया। हाँ मुझे भी यही शक है। तब से ही जब टास्क मैनेजर खोला ना तब उस वक्त से नहीं आ रही। ये सारे क्लैपिंग करो, सर को नजर तो आ ही जाएगा। या हैंड रेज ही कर दो। यार सर को कोई कॉल कर लो ना, सर का भी टाइम जाया हो रहा होगा। सवाल पूछेंगे तो शायद कोशिश करें। वो पढ़ाई जा रहे हैं पढ़ाई जा रहे हैं सर को टेंशन नहीं है कोई। हैंड रेज करो मैसेज भी नहीं पढ़ रहे सर तो। पर सर तो देख ही नहीं रहे हैंड रेज का फायदा। कोई वीडियो ऑन करो सर को तब समझ आएगी। सर को वीडियो भी नहीं नजर आनी उनकी स्क्रीन देखो उन्होंने सामने वर्ड खोला हुआ। हाँ किसी और को पिन कर देते हैं। तो ये ओके वाला सर का जवाब आया। सर आ रहे हैं दोबारा। ये व्हाइट बोर्ड हटाओ ना फिर ऑफ कर दो। ये कौन खेल रहा है बचपन अब वाली। सर आई थी थोड़ी सी आवाज आपकी। चलिए सही है। जिन 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 लोगों का क्विज है आप चले जाओ, कोई मसला नहीं है, आप लोग चले जाओ और ये अपना व्हाइट बोर्ड बंद कर जाना यहाँ पे। सर वो टास्क मैनेजर में जब आप गए थे ना तब से आवाज़ नहीं थी आ रही तो हम ट्राई कर रहे थे लेकिन आपको अच्छा पता नहीं चला। ठीक ठीक है। अच्छा क्या चीज़ आप लोगों ने मिस की है मुझे बता दो ताकि मैं वो आपको रिपीट कर दूँ फिर। सर जब आपने टास्क मैनेजर खोला है ना उसी वक्त आवाज़ चली गई थी तब से हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो फिर वाइट बोर्ड जब आया तो आपको पता चला। अच्छा लेकिन आप लोगों के पास स्क्रीन भी आ रही थी या वो भी नहीं आ रही थी? स्क्रीन आ रही थी
आपने विंडोज़ खोली थी और साथ में आपने दूसरी एक कमांड प्रॉम्प्ट टाइप विंडो खोली है, हमें पता नहीं है कैसे खुली है, और उसमें आप क्या कर रहे थे, वो अच्छा, चीज़ आप आप वहाँ लोगों ने पर वो कुछ देखा था कि हमने एक क्लाइंट की जगह एनसी को यूज किया था, वो स्टेप्स आपने देखे हैं, वो मिस कर दिए हैं। जी सर देखे हैं यस वो। अच्छा, वो देखें, वो सही हो गया, देखे। ठीक। तो उसके उसके बाद कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बाकियों की खैर है, बस वो वहां तक आपने देख लिया, ठीक है। तो अच्छा, मेन चीज चलें यहाँ सर पे ये ठीक। है कि इस तरह से आपने ना यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन बनानी है तो बड़े आराम से आप बना सकते हो, उसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। तो उसमें मेन जो लॉजिक है यहाँ पे सारी थ्रेड्स को यूज करने की, कि थ्रेड्स को कैसे आप मैनेज करते हो, सारा कुछ उस पर डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। बाकी आपके पास कोड सिंपल सा है यहाँ पे। अच्छा, अब आपके पास ना यहाँ पर जो अभी आपको याद है कि इस दफा तो आपने असाइनमेंट जमा करानी है 4-5 डेज के बाद, वो आपको पता होगा कि मिड टर्म नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा कि मिड टर्म की जगह असाइनमेंट्स पढ़ा दें या क्विज़ेस पढ़ा दें आप। तब आप लोग बताओ कि क्विज़ पढ़ाने हैं आपने या असाइनमेंट्स पढ़ानी है? सर आप ना सर क्विज वैसे ही लिया करें जैसे आप लास्ट टाइम लेते थे ना, एक वीक पढ़ा के और वीक के एंड पे, तो क्विज़ वैसे ही ले लिया। आप जब भी आपने लेने हो ना, तो आप वैसे ले लिया करें, वो इजी सर होता असल है। में क्विज़ ना, घर पे। असल ठीक है, अभी तक मैंने क्विज़ इसलिए नहीं लिया, मैं वेट कर रहा था शायद आप लोग कैंपस पे आ जाओ, तो फिर हम सही वाला क्विज़ ले लेंगे। लेकिन अब चांस नहीं लग रहा, तो अब हम वो काम कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कोई क्विज़ नहीं लिया अभी तक। मैंने कहा हो सकता है आप कैंपस में आ जाओ तो इतना मसला नहीं होगा फिर क्विज़ का। जी सर अब तो लास्ट वीक कैंसिल है ना वो अब। हाँ, चलें, अब ऐसे ही किया करेंगे, वीकली जो होगा ना उसके ऊपर क्विज़ ले लिया करेंगे। तो क्विज़ की वेटेज बढ़ानी है आप लोगों ने या असाइनमेंट की बढ़ानी है? सर सर क्विज की क्विज पढ़ा। ठीक है क्योंकि असाइनमेंट्स बाकी भी बहुत ज़्यादा हैं। सर असाइनमेंट में काफ़ी काम करना पड़ता है सर। हाँ, और टाइम भी बहुत लगता है ना, तो क्विज का ये है हमने जो पढ़ा होगा, एक तो रिवाइज भी हो जाएगा और उसका हमें एवेलुएशन भी उसी पे हो जाएगी। चलें ठीक है, हम क्विज़ की वेटेज बढ़ा देते हैं, असाइनमेंट की इतनी नहीं बढ़ाते, जितनी लास्ट सेमेस्टर में थी उतनी रखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ करेंगे। तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है ठीक हो सर। गया सर। अच्छा, आप लोगों को मैं वैसे बता देता हूँ कि आपकी अगली असाइनमेंट क्या होगी। अगर किसी ने कर ली है तो वो उसके बाद नेक्स्ट पे काम शुरू कर सकते हैं। वैसे जस्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अभी आपकी ड्यू नहीं होगी, अभी तो काफ़ी इसमें टाइम है। अच्छा, आप लोगों की जो अगली असाइनमेंट है वो आपने क्या करना है, इसमें काफ़ी थोड़ी इंटरेस्टिंग असाइनमेंट है। आपने क्या करना है, आइस्को का जो बिल होगा ना आपका, इस्लामाबाद में काफ़ी लोग रहते होंगे, तो आइस्को की वेबसाइट है ये वाली। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस वेबसाइट पे हम क्या करते हैं, रेफरेंस सर नंबर आपकी लिखते हैं स्क्रीन यहाँ नहीं पे। दिख रही। सर आपकी अच्छा, स्क्रीन नहीं शो हो रही। अच्छा, 1 मिनट में दिखा देता हूँ। जी, अब नज़र आ रही है आपको? यस सर। अच्छा, अब ये देखो, आइस्को की वेबसाइट है ना, पहली बात नोट करो, ये नॉट सिक्योर लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, यानी सिक्योर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि आप इसके पैकेट्स को बड़े आराम से पढ़ सकते हो, एन्क्रिप्टेड नहीं है पैकेट। अच्छा, यहाँ पे फिर क्या होता है, यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर अगर लिखते हो, तो क्या होता है, इसके अगेंस्ट वो आपको एक बिल दिखा देता है। तो अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस नंबर लिखता हूँ, सबमिट प्रेस करता हूँ, तो क्या करता है, यहाँ पे आपके पास एक बिल यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना होगा, आप लोगों ने इसका पूरा प्रोटोकॉल निकालना है इसका, कि आइस्को वाले कैसे ये बिल डिस्प्ले करवाते हैं यहाँ पे, इनकी लॉजिक क्या है यहाँ पे। और फिर जब आप प्रोटोकॉल इनका फाइंड कर लोगे कि जब हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो बेसिकली ट्रांसमिट क्या होता है, आपने वो फाइंड करना है, और किस तरह से ट्रांसमिट होता है। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, आपने यहाँ पे इसको, यहाँ पर एक आपने छोटी सी एक ऐप बनानी है। तो इसमें क्या होगा, आपके पास यहाँ पर एक जीयूआई की ऐप बनाओगे आप, क्या आपके पास यहाँ पे विंडो आ जाएगी। इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने यहाँ पर इस सी शॉर्ट की ऐप के अंदर आपने यही मांगना है आपने, कि बताओ कि आपका रेफरेंस नंबर क्या है। अच्छा, रेफरेंस नंबर इसमें आप एंटर करोगे यहाँ पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे एक बटन प्रेस कर दिया करेंगे यहाँ पे, कि उस पर आप क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि चेक माई बिल। तो यहाँ पे आपने कोई रेफरेंस नंबर लिखा, इसके अंदर कुछ भी लिखा है यहाँ पे, और ये आपकी विंडोज की ऐप होनी चाहिए, वेबसाइट नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो जब आप क्लिक करो चेक माई बिल के ऊपर, तो क्या करेगा वो, आपका ये डेटा खुद से ट्रांसमिट करे आइस्को की वेबसाइट को। फिर उसके पास एक बिल का वेब पेज आ जाएगा आपके बैकएंड के ऊपर। फिर आपने उसमें से बिल की अमाउंट फाइंड करनी है, क्या अमाउंट उन्होंने ट्रांसमिट की हुई, तो आपने उसको उठा कर यहाँ पे प्रिंट कर देना है कि योर बिल इज सर 7,125, जो भी ये बनता है। हमारे बिल की जो अमाउंट्स हैं ये हम किसी डॉक्यूमेंट में स्टोर कर सकते हैं वैसे ही डमी, क्योंकि हमारे पास बिल्स तो होंगे नहीं। जी जी, आप मतलब स्टोर कर सकते हो, क्या मतलब?
मतलब कि अब जैसे हमारे पास रेफरेंस नंबर होगा उसके अगेंस्ट कोई अमाउंट होगी ना, जी जी बिल्कुल। तो उसे हम किसी फाइल में रख सकते हैं, कोई भी, जैसे एक टेक्स्ट फाइल में भी उसको हम चेक कर सकते हैं ना, कि वैसे नहीं कर सकते? अच्छा अच्छा, एक मिनट थोड़ी लॉजिक बताता हूँ आपको, आपने करना कैसे होगा। पहली बात देखो, जब हम सबमिट पे क्लिक करते हैं, आपको याद होगा इसकी क्वेरी बनती है, ये याद है यहाँ तक आपको? कि जब हम सबमिट पे क्लिक करते हैं क्या होता है, यहाँ पे एक क्वेरी सी बन जाएगी, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा, कुछ लंबी सी चीज ट्रांसमिट हो रही होती है। ये यहाँ तक याद है आप लोगों को, जो कि हमने आईएसटी के साथ भी देखा था करके? यस सर। ठीक है, जब क्वेरी जाएगी तो उसके जवाब में क्या होता है, एक आपके पास एक नया वेब पेज आएगा उसके बाद रिप्लाई में, जो कि हमने जब अपना वेब पेज ही बनाया था हमने भी बना के देखा था। आपने, कि आप टेक्स्ट बॉक्स में नाम लिखते हो तो आपको वेलकम लिखा हुआ आता है दोबारा रिप्लाई में। तो जब मैं यहाँ क्वेरी सेंड करते सबमिट दबाता हूँ तो क्या होता है, ये आपको एक वेब पेज सेंड करता है इसके जवाब में। तो ये वेब पेज कौन सा होता है, कि जो कि आपका एक्चुअल यहाँ पे बिल्ड होता है, वो वाला आपको वेब पेज यहाँ पे सेंड किया करेगा, ये आईएसको का सर्वर जो होता है। तो ये आपके पास यहाँ पे ये एक इसने वेब पेज सेंड कर दिया। अब जरा इस वेब पेज का कोड देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसका जो कोड होगा ये ऑलमोस्ट का पैटर्न हर एक के लिए सेम होगा, सबके पास ऐसे ही बिल आ रहे होंगे आईएसको के। तो अब यहाँ पे आपने ढूंढना कि इस कोड के अंदर किस जगह में जाके एक्चुअल बिल की अमाउंट लिखी होती है। तो अगर हम यहाँ पे सर्च करें 6548 को यहाँ पर, तो हमें पता है कि यहाँ पे इस क्लास के अंदर इसका नाम बॉर्डर बी है और नेस्टेड TD2 वेट लिखी हुई यहाँ पे। इस क्लास के अंदर आपकी एक्चुअल अमाउंट यहाँ पे स्टोर होती है। तो आपने बेसिकली करना है कि आपके पास ये वेब पेज आ जाएगा, इस वेब पेज को फाइल में स्टोर कर लो टेक्स्ट फाइल के अंदर। फिर इस फाइल को आपने सर्च करना है और उसमें से ये नंबर एक्सट्रैक्ट करना है आपने। ये नंबर ठीक है एक्सट्रैक्ट सर, अब करके समझ आपने यहाँ पे प्रिंट करना है। सही है। तो इसको हम कह रहे हैं कि हमने ना एक वेब पेज को ऑटोमेट कर लिया अपने पास। तो ये हमारा यहाँ पे काम है कि आपने एक ठीक है। वेब बेस्ड सिस्टम को यहाँ पे आपने हाईजैक करके अपने पास ऑटोमेट कर लिया हुआ है। तो ये आपकी असाइनमेंट 2 होगी, काफी इंटरेस्टिंग असाइनमेंट है, अगर करो आप लोग, काफी इसमें लर्निंग है सर तो आपको आपकी। हम इसमें सर एक बिल स्टोर करके एक के साथ ये करके बस काम चला सकते हैं ना, क्योंकि हम तो आइस को यूज भी नहीं कर रहे, तो किसी बच्चे से उनका बिल कोई पकड़ के तो वो रख लेंगे। इसका बड़ा आसान तरीका है, इसका आपको अगर बिल के रेफरेंस नंबर चाहिए तो बड़ा आसान तरीका है, ट्विटर पे जाओ। ठीक है, ट्विटर यूज किया हुआ आप लोगों ने? जी सर। इसके ऊपर जाके बस लिख दो आइसको बिल, तो यहाँ पे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो बिल दिखा के कह रहे होते हैं हमारा बिल ज्यादा आया हुआ है, तो उनके बिल की चले आपको सॉफ्ट ठीक है। कॉपी मिल जाएगी। फिर मैं ओके लिखता हूँ सर। यहाँ पे आइसको बिल लिखता हूँ, तो आपके सामने अभी बिल्स आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए बिल आ गया आपके पास। तो इसी बंदे का बेसिक यहाँ पे ये कंज्यूमर आईडी यूज कर लो जिसने हाईलाइट भी की हुई है यहाँ पे। तो इस तरह से आप 2-3 लेके चेक कर सकते हो, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चले बड़े ठीक आराम है से सर। आपको यहाँ सर काफी सारे बिल्स मिल जाएंगे। जी जी। सर मेनली हमने GUI में अपना ये सब बनाना है और उसको लिंक करवाना है इस वेबसाइट में। हाँ जी, कोड आपका सी शॉर्ट का होगा, लेकिन बैक एंड पे आइस्को का सर्वर आप यूज कर रहे हो। और इसमें चैलेंजिंग पार्ट ये है कि आइस्को का सर्वर आपके पास नहीं है, तो आपने कैसे उसके प्रोटोकॉल को समझ के अपने ऐप के साथ कनेक्ट करना है, ये मेन टास्क है इसके अंदर। ठीक है सर। तो ये काफी चैलेंजिंग है, मैं मानता हूँ काफी चैलेंजिंग, इतना सिंपल नहीं है, इसमें बहुत लर्निंग है आपकी। लेकिन कोड को इतना बड़ा भी नहीं बनेगा, कोड आपका नॉर्मल से ही बनेगा। इस चैट वाली एप्लीकेशन में छोटी ऐप बनेगी आपकी, लेकिन इसमें सोचना थोड़ा ज्यादा पड़ेगा आपको, टेक्निकल थोड़ा सोच समझ के आपने प्लानिंग करके काम करना है। लेकिन है बड़ी इंटरेस्टिंग असाइनमेंट और बहुत लर्निंग होगी आपकी। तो इसको हमें कनेक्ट करना पड़ेगा इसके साथ, इनके पेज के साथ? नहीं, कनेक्ट करने का मतलब है कि जब हम चेक माई बिल पे क्लिक करोगे ना यहाँ पे, तो होगा क्या इसके जवाब में आप बेसिकली आइस्को की वेबसाइट से कनेक्ट कर रहे होगे ना। यहाँ पे आइस्को का जो पेज है यहाँ पे, उस पेज का अगर आपको यहाँ पे देखो, आपके पास ये जो पेज है आपके पास, इस पेज के साथ आपने कनेक्ट करना है यहाँ पे। यानी कि आपने क्या करना है, गेट की कमांड भेजनी है, याद है आप लोगों को वो? तो उससे आपके पास पेज आ जाता है। लेकिन सही। हमने एक एडिशनल काम भी करना है, हमने यहाँ पे ये डेटा भी ट्रांसमिट करना है साथ। तो फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें क्वेरी बनानी है किसी तरह की, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाकर कुछ हमने आगे कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखनी है यहाँ पे, जो कि मैं लिख देता हूँ डैश डैश डैश, हमें नहीं पता क्या करना है। ये आपने फाइंड करना है डैश डैश में क्या आएगा, ये आपने प्रोटोकॉल को यहाँ पे हाईजैक करके पता करना है खुद से। एक दफा आप पता कर लोगे तो आपके पास एक एक लिंक सा बन जाएगा, फिर खाली आपने इस लिंक को यहाँ पे गेट करना है,
तो आपके पास पूरा HTML का कोड आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। फिर उसके अंदर आपने सर्च करनी है कि किस लाइन के ऊपर एक्चुअल अमाउंट लिखी होती है, तो वो लाइन सर्च कर लो, या आप लाइन नंबर रिकॉर्ड कर लो अपने पास, इस लाइन के ऊपर ही होती चीज, तो लाइन नंबर वाइज कर लो काम, या सर्च कर लो, दोनों से काम चल जाएगा ठीक आपका। है। फिर वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके आपने यहाँ पे डिस्प्ले करा देनी है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। इतना सा काम है, तो इतना लंबा काम नहीं है, सिर्फ सोचने वाला काम है थोड़ा सा। हमने मेन हमारा जो मुश्किल काम है वो ये है कि हमने इसका रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट जो पेज जनरेट हो रहा है उसको हमने निकालना है इसमें से आइस को। हाँ, ये क्वेरी कैसे बनेगी ये देखना है आपने। वो आपको मैं एक जी। हिंट दे देता हूँ यहाँ पे, कि हिंट के तौर पे आपको एक दिखा देता हूँ मैं क्वेरी कैसी होगी आपके पास। इस तरह की क्वेरी होगी लंबी सी एक, ये इतनी लंबी क्वेरी होगी आपके पास, कोई छोटी क्वेरी नहीं होगी। तो अगर मैं इस क्वेरी को कॉपी करूँगा मैं, तो ये अगर डायरेक्टली आपके पास ये बिल आ जाए करेगा, मेरा बिल जो होगा, अगर मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ उसको, तो डायरेक्ट यहाँ पे बिल प्रिंट हो जाएगा। देखना, ये देखो डायरेक्ट बिल प्रिंट हो गया हुआ है कि मुझे अपनी क्वेरी बनानी आ गई हुई है यहाँ पे। तो ये काम ठीक है। आपने सीखना है और फिर इसको ऐप के साथ कनेक्ट करना है। ओके। चलिए ठीक है, सही। आप कनेक्ट करें तो आपके पेपर्स भी ना ज़्यादातर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड के होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत कम आएंगे। तो इसलिए अच्छा कि आप थोड़ी प्रैक्टिस करते रहो इन चीज़ों की साथ साथ। तो फाइनल एग्जाम जो होगा ना आपका, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होगा, क्योंकि थ्योरी हमें याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है उसका, वो तो आप बुक्स आपके पास होती हैं। तो प्रैक्टिकल चीज़ें आपके पास ज़्यादातर आया करेंगी। चलें जी, थैंक यू सो मच। क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ लो अभी। सर बस इसकी भी डेट बता दें, थोड़ा आइडिया हो जाएगा ना, थोड़ा आगे का ही रख लें क्योंकि अब रमज़ान भी आ रहा है। तो नहीं हो सकता कि हम 2-3 असाइनमेंट्स इकट्ठी ले लें, तो बस आप माइंड में रख लो कि ये नेक्स्ट असाइनमेंट पेंडिंग है। डेट वाइज अभी इसको छोड़ दो फिलहाल, पहले फर्स्ट कर लो फिर इसको देखते हैं। ठीक है सर। चलें जी, थैंक यू सो मच। अगर आपके क्वेश्चन हैं आप पूछ लो, नहीं तो फिर हम साइन ऑफ करें। चलें जी, ठीक हो गया, सही। थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।